फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में। 1748 से 1832 तक का जीवन था इनका जन्म 1748 में लंदन में हुआ था। इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं। अ फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1891 में, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन 1879, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1830, प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1817, बेंथम्स रेडिकल रिफॉर्म्स बिल 1819, Emancipate Your Colonies addressed to the National Convention of France as 1793, ये 1830 में आई थी बुक। The Principle of International Law, ये एक ऐसे था। Discourses on Civil and Penal Legislation 1802 में, A Criticism of Parliamentary Reform 1817 में। इन्होंने इंग्लैंड के पुराने विचारों जैसे प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता, सामान्य इच्छा, ईसाई नैतिकता आदि का खंडन किया था। इसी कारण सोबाइन ने इन्हें दार्शनिक आमूलवादी कहा था। चलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेंथम का उपयोगितावाद देखते हैं। तो ये एक उपयोगितावादी विचारक थे। इनका कहना था कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा काव्य पढ़ना। हम जानते हैं ना, उपयोगितावादी विचारधारा में कहा जाता है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की जाती है। बेंथम कहते हैं कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है। मानव दुख को कम से कम करना चाहता है। बेंथम की रचना अ इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, इसमें बेंथम ने कहा कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। तो ये कहते हैं कि सुख मात्रात्मक होता है, वे काम अच्छे होते हैं जो सुख उत्पन्न करते हैं। वो समाज अच्छा होता है जहाँ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता है। मतलब एंड रिजल्ट हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं ये, इसीलिए उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। बेंथम के अनुसार सुख को मेजर करने के लिए कुछ इस तरह से इसे मापा जा सकता है। पहला कि इंटेंसिटी या तीव्रता कितनी है, ड्यूरेशन या समयावधि कितनी है, कितने लंबे समय तक वो सुख रहता है, निश्चितता या सर्टेनिटी कितनी है, सुख पाने की निकटता कितनी है, अगला है उर्वर होना, अगला है प्योरिटी या उत्पादक, और तीसरा है एक्सटेंट या मात्रा, मतलब सुख की कितनी मात्रा है। बेंथम ने जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की थी ना, यह विचार उन्होंने हचिंसन से लिया था, और सुख तथा दुख नामक शब्द उन्होंने प्रीस्टले से लिया। आगे हम जानते हैं कि बेंथम राज्य के बारे में क्या कहते हैं। तो राज्य को एक कृत्रिम संगठन माना है इन्होंने। व्यक्तियों के संगठित समूह को राज्य कहा है। व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए ही राज्य का निर्माण करता है। राज्य की प्रकृति ही यांत्रिक है और यही राज्य व्यक्तियों को अधिकार देता है। ऐसा राज्य ही ठीक माना जाता है जो अधिकतम सुख प्रदान करे व्यक्तियों को। मतलब राज्य का आधार, मेन बेस ही हैप्पीनेस है। मतलब यहाँ पर राज्य को एक बहुत उपयोगी संस्था बताया है बेंथम ने, जो सुख देती है लोगों को, लोगों की हैप्पीनेस का कारण बनती है। अधिकारों या मोरल राइट्स के बारे में कहते हैं बेंथम कि जो प्राकृतिक अधिकार है ना, वो बकवास चीज़ है, और वैधानिक अधिकारों को मान्यता देते हुए कहते हैं कि अधिकार राज्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। आगे संप्रभुता या सोवरेनिटी के बारे में बेंथम कहते हैं ये असीमित, अदेय या अविभाज्य होता है। ये राज्य को वैधानिक रूप से संप्रभु कहते हैं और कहते हैं कि इसमें शक्ति का विभाजन नहीं होना चाहिए। समाज के बारे में बेंथम कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है और समाज की प्रकृति आणविक है, छोटे छोटे लोगों से मिलकर एक बड़ा समाज बना है। फिर व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्ति के लिए होता है, उसका लक्ष्य सुख की प्राप्ति करना है। कल्याणकारी राज्य के बारे में इनके विचार इस तरह हैं। तो इन्होंने पहली बार राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया था। ये कहते हैं कि सामाजिक विधायन द्वारा राज्य को कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी इनकी ये अवधारणा थोड़ी अधूरी है, क्योंकि इन्होंने ना राज्य को आर्थिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने को नहीं बोला है। मतलब जो मनी रिलेटेड मामले हैं उसमें पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पर मनी से रिलेटेड चीज़ों में आप कल्याणकारी राज्य को नहीं इस्टेब्लिश कर रहे, वहाँ पर वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश होना, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखो, एक विचार है कि सोबाइन, इन्होंने बेंथम के विचार को सार्वभौमिक अहमवाद या यूनिवर्सल ईगोइज्म का प्रतीक कहा है, क्योंकि बेंथम जो है वो छोटे छोटे व्यक्तियों से मिलकर बड़े पूरे वर्ल्ड को बनाने की बात करते हैं। पूरा विश्व लोगों से, व्यक्तियों से बना है। विश्व में ये जो राज्य की संकल्पना आ गई, अलग अलग देश बन गए, ये समाज बन गया, ये सभी कृत्रिम संस्थाएं हैं। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ माना है। आगे नैतिकता और राजनीति के बारे में इनके विचार देखें तो बेंथम ने ईसाई नैतिकता की मान्यताओं को पूरा समाप्त कर दिया। मतलब राज्य को खुद से रूल करना चाहिए, इसमें धार्मिक नैतिकताएं नहीं लानी चाहिए, धर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए इसका राज्य का मूल्य। इसलिए सोबाइन ने बेंथम को आमूलवादी दार्शनिक कहा, क्योंकि बेंथम
राज्य और नैतिकता के बीच मैकियावेली के समान ही अंतर स्पष्ट करते हैं। शासन प्रणाली के बारे में बेंथम ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है। बेंथम ने इतिहास, संस्कृति और सामाजिक विकास सभी मान्यताओं को उपेक्षित करते हुए लोकतंत्र लाने की बात कही है और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख लोकतंत्र के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी बात कही बेंथम ने। इसलिए कुछ विचारकों ने इनकी आलोचना भी की थी, जैसे मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र को लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल कहा है। वेपर ने बेंथम के लोकतंत्र को व्यक्तिगत स्वभाव के आधार पर डिस्क्राइब किया है और ब्लैकस्टोन ने भी इनकी आलोचना की है। आगे देखते हैं कि बेंथम के सामाजिक सुधारक के रूप में क्या योगदान थे। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन 1894 नामक बुक लिखी थी, जिससे दिखता है कि वो मूलतः सुधारवादी थे, समाज में सुधार करना चाहते थे, ना कि सिर्फ दार्शनिक की तरह वो विचार दे रहे थे। उनके विचारों का मूल केंद्र सुधार था। वो शिक्षा के माध्यम से सुधार पर बल देते थे। बेंथम की जेल सुधार योजना को पैनोप्टिकन कहा गया है। बेंथम ने ही एक व्यक्ति एक मत का विचार भी प्रतिपादित किया है। फिर उन्होंने अपने दर्शन में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी दी थी। राज्य को सकारात्मक कार्य करने को कहा था। इन्होंने कहा था कि सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ बोल दी थी कि मताधिकार सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों को होना चाहिए। फिर ये गुप्त मतदान प्रणाली का भी समर्थन करते हैं। संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक सीमित करने के पक्षधर भी थे और इन्होंने लॉर्ड सभा तथा सम्राटों के शासन का विरोध भी किया था। तो ये सारी बातें थी बेंथम के बारे में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।